नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। ओमिक्रॉन, जी हां, ओमिक्रॉन की रफ्तार बहुत तेज और बेकाबू होती जा रही है। हर 3 पर केस डबल हो रहे हैं। हमारे देश में 12 राज्यों तक कोरोना का ये सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन पहुंच चुका है। ऐसे में सावधानी बहुत जरूरी है। बाजारों में भीड़, मॉल दुकानों में भीड़, चौक चौराहों पर भीड़। ऐसा लग रहा है मानो कोई डर नहीं, कोई फिक्र, कोई चिंता नहीं। पूरी दुनिया ओमिक्रॉन से दहशत में है, लेकिन भारत में इस खतरनाक वेरिएंट को लेकर कोई खास चिंता नहीं दिख रही। फिलहाल भारत में आंकड़े बेकाबू नहीं, इसलिए बेवजह दहशत की जरूरत नहीं। लेकिन सावधानी जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि करीब 2 हफ्ते से एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जब भारत में ओमिक्रॉन का नया केस न आया हो। और अब तो ओमिक्रॉन ने देश में रफ्तार पकड़ ली है। 5 दिनों का आंकड़ा देखिए। 14 दिसंबर 12 केस, 15 दिसंबर 12 केस, 16 दिसंबर 14 केस, 17 दिसंबर 26 केस, 18 दिसंबर 30 केस। यानी 5 दिनों में ओमिक्रॉन के केस 2.5 गुना बढ़ गए। और याद रखिए, ये एक ऐसा वेरिएंट है जो दिन दुना रात चौगुना बढ़ता है। बढ़ना शुरू हो जाए तो बढ़ता ही चला जाता है। ભારત સરકાર અને રાજ્ય સરકાર ખૂબ જ સતર્કતાથી વર્તી રહી છે। રોજ સવારે એક્સપર્ટ લોકો સાથે અમારી મીટિંગ થાય છે। વૈશ્વિક સ્થિતિ, દેશની સ્થિતિ, ટેસ્ટિંગ, વિદેશથી આવતા નાગરિકો, એમનું સર્વેલન્સ વગેરે ડે ટુ ડે એની સમીક્ષા થાય છે। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि 130 करोड़ की आबादी वाले देश में अभी 150 केस भी नहीं आए हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये सोचकर ओमिक्रॉन को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है, क्योंकि ओमिक्रॉन भारत में कोरोना की तीसरी लहर लाने की क्षमता रखता है। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन पूरे देश में पैर पसार रहा है। महाराष्ट्र में 48 केस, दिल्ली में 22 केस, तेलंगाना में 21, राजस्थान में 17, कर्नाटक में 14, केरल में 9, गुजरात में 7, उत्तर प्रदेश में 2, चंडीगढ़ में 1, पश्चिम बंगाल में 1, आंध्र प्रदेश में 1 और तमिलनाडु में 1 केस है। राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के ओमिक्रॉन केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के डेटा के हिसाब से इस वक्त देश में लगभग 100 से ज्यादा ओमिक्रॉन के केसेस हैं, जिसमें से 22 कोविड-19 ओमिक्रॉन के केसेस दिल्ली में ही पाए गए हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि दिल्ली इस वक्त महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पे है, जहां पे सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस पाए जा रहे हैं। तो क्या भारत में ओमिक्रॉन की लहर आना तय है? ये सवाल आपको थोड़ा हैरान कर सकता है, लेकिन इस सवाल से हम मुंह नहीं चुरा सकते, क्योंकि ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देशों का उदाहरण हमारे सामने है, जहां ओमिक्रॉन से हालात बिगड़ने शुरू हो चुके हैं। आज जो अन्य देशों में हो रहा है वो भारत में भी हो सकता है। इसकी आशंका तो अब सरकारी एजेंसियां भी जता रही हैं। रेल मार्ग से, रोड मार्ग से या एयरवे से आ रहे हैं, फुली वैक्सीनेटेड होना जरूरी है या फिर नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट का भी होना आपके पास बहुत जरूरी है, और वो 72 घंटों तक वैलिड होनी चाहिए। चाहे वो ओपन स्पेसेस हैं, चाहे वो क्लोज स्पेसेस हैं। 50% ज्यादा कैपेसिटी से लोग वहां पर नहीं हो सकते, और कहीं भी अगर 1000 लोगों से ज्यादा की गैदरिंग होती है तो डिजास्टर मैनेजमेंट को उसकी खबर देनी पड़ेगी, नहीं तो कार्रवाई करी जाएगी। भारत में भी ओमिक्रॉन संक्रमण का वही ट्रेंड देखने को मिल रहा है जो पूरी दुनिया में है। चाहे वैक्सीन लगी हो या न लगी हो, दोनों ही तरह के लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट की चपेट में आए हैं। अमेरिका से मुंबई आया 29 साल का एक शख्स ओमिक्रॉन पॉजिटिव निकला है। उसे फाइजर की कोरोना वैक्सीन की 3 डोज लगी है। दिल्ली में मिले ओमिक्रॉन वेरिएंट के 22 में से 18 मरीज कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगवा चुके थे, जबकि 2 मरीजों ने 1-1 डोज लगवाया था। भारत में अब तक ओमिक्रॉन के जितने केस मिले हैं, उनमें ज्यादातर ने वैक्सीन की 2 डोज लगवा ली थी। लेकिन लोगों में अभी भी ओमिक्रॉन का कोई खास खौफ नहीं दिखता। मास्क को लेकर अब लोग कैजुअल हो चुके हैं, और 2 गज की दूरी तो अब बहुत दूर की बात हो चुकी है। प्रोविजन यही है कि एक तो भाई जो भीड़ भाड़ से बचो, दूसरा मैंने तो ऑलरेडी मेरी पूरी फैमिली में दोनों वैक्सीन लगा रखी हैं,
और कोशिश यही करता हूँ कि मैं मास्क लगा के रखता हूँ हर टाइम, वो यही प्रिकॉशन है बस। लोगों की ये नादानी बेहद भारी पड़ सकती है, क्योंकि ओमिक्रॉन को लेकर एक बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, वो ये कि अगर आपने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है तो भी ओमिक्रॉन से बचने की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ओमिक्रॉन उन देशों में भी तेजी से फैल रहा है जहां बूस्टर डोज लगाई जा रही हैं। आज तक ब्यूरो। विदेशों में ओमिक्रॉन की रफ्तार ने कई देशों को हिला दिया, दहला कर रख दिया है। ब्रिटेन में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। अफ्रीका से अमेरिका तक में डर फैला हुआ है। नई रिसर्च ये भी कह रही है कि ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट मिलकर एक नया सुपर वेरिएंट बन सकते हैं, जो कि बेहद बेहद खतरनाक हो सकता है। ब्रिटेन में तेजी से बूस्टर डोज लगाए जाने के बावजूद ओमिक्रॉन वेरिएंट का असर बढ़ता जा रहा है। ब्रिटेन में शुक्रवार को 93,045 नए मामले सामने आए, जिनमें से ओमिक्रॉन के 3,201 केस हैं। ये ओमिक्रॉन की पहचान होने के बाद ब्रिटेन में एक दिन में मिले सबसे ज्यादा केस हैं। इससे पहले गुरुवार को भी 88,000 केस सामने आए थे और इस तरह ब्रिटेन में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुल मामले 14,909 हो गए हैं। लगातार तीसरे दिन ब्रिटेन में सबसे ज्यादा मामलों का रिकॉर्ड बना है। इसके साथ ही अब तक कोरोना संक्रमण के कुल केस 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। ओमिक्रॉन की वजह से ब्रिटेन कोरोना की नई सुनामी के मुहाने पर खड़ा है। This is a really serious threat at the moment. How big a threat, there are several things we don't know, but all the things that we do know are bad. And the principal one being the speed at which this is moving. It is moving at an absolutely phenomenal pace, and therefore between the time that it first starts to really take off in a way people will be able to see, and the point when we get to very, very, very large numbers. We said we would in the event of the numbers starting to rise and in the event of a new variant appearing, and that's the right thing to do. And everybody, you'll have heard me repeat earlier on what we need people to do: to use ventilation, to wear masks inside, continue to wash your hands, exercise caution, to do daily contact testing and so forth. If you come into contact with somebody who has Omicron, to isolate certainly if you have Omicron. भले ही ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहचान दक्षिण अफ्रीका में हुई, लेकिन ब्रिटेन अब इसका सबसे बड़ा शिकार बन चुका है। ब्रिटेन में बढ़ते ओमिक्रॉन केस ने भारत के लिए भी खतरे का अलार्म बजा दिया है। शुक्रवार को नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने ब्रिटेन में ओमिक्रॉन की रफ्तार के आधार पर भारत में रोजाना 14 लाख केस आने की आशंका तक जता दी है। अगर जो केसेस कल यूके में हुए हैं 88,000 के करीब, 80,000 ले लीजिए, अगर हम उसको पॉपुलेशन के बेस पे लें तो ये 14 लाख केस होंगे भारत की पॉपुलेशन पे अगर हम उसको लगाएं। कहने का मतलब ये है, माइल्ड है कहा जा रहा है, वो भी देख रहे हैं। हॉस्पिटल का अभी इतना हेल्थ सिस्टम पे प्रेशर नहीं है, वो भी हम देख रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ एक इमर्जिंग सिनेरियो है, कहाँ जाएगा कहना मुश्किल है, अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो। ओमिक्रॉन वेरिएंट भारत में तीसरी लहर का जिम्मेदार बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं बल्कि यूरोप और अमेरिका से लेकर अफ्रीका तक में ओमिक्रॉन की वजह से कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। और अब मॉडर्ना वैक्सीन के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर पॉल बर्टन ने ओमिक्रॉन को लेकर नई चेतावनी दे दी है। ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट के मिलने से एक नया सुपर वेरिएंट में बदलने का खतरा बढ़ गया है। डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट से एक साथ संक्रमित होने पर ऐसा हो सकता है। दक्षिण अफ्रीका में ऐसे केस मिले हैं जिसमें दोनों वेरिएंट से संक्रमण की संभावना मिली है, यानी भविष्य में ओमिक्रॉन से भी ज्यादा घातक वेरिएंट दुनिया पर अटैक कर सकता है। एक ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहुत रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति ने, जो मॉडर्ना कंपनी से जो टीका बनाती है वर्ल्ड का,
उससे संबंधित हैं और उनका नाम है डॉक्टर पॉल बर्टन। उन्होंने ग्रिम पिक्चर पेश की है। ग्रिम पिक्चर पेश करने का मतलब ये, उन्होंने संभावना व्यक्त की है कि अगर भविष्य में केसेस बढ़ते हैं और डेल्टा वायरस और ओमिक्रॉन वायरस आपस में सुपर इम्पोज हो जाते हैं, इनकी जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन है वो एक दूसरे में सुपर इम्पोज होके कोई नया वायरस बन जाता है, तो ये एक बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन होगा। इसलिए उन्होंने इसका नाम सुपर वायरस दिया है। और सुपर वायरस का मतलब ये है कि ये ऐसा वायरस का स्ट्रेन होगा जो अभी तक हमने न पहचाना है, न उसको नंबर दिया है और न इसके केसेस अभी देखने में आए। ये स्पेकुलेशन है, ऐसा अभी हुआ नहीं है, ऐसा हो सकता है। ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दुनिया को एक बार फिर मुश्किल में लाकर खड़ा कर दिया है। एक तो मौजूदा वैक्सीन की दोनों डोज बेहद कम कारगर साबित हो रही हैं। दूसरा, बूस्टर डोज भी ओमिक्रॉन को रोकने में बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पा रही है। तीसरा, ओमिक्रॉन वेरिएंट से बच्चों में भी कोरोना संक्रमण के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस भले ही अन्य देशों के मुकाबले कम हों, लेकिन अगर हालात बेकाबू हुए तो दूसरी लहर से भी बड़ी त्रासदी आ सकती है। ब्रिटेन का एग्जाम्पल हमारे सामने है। आज तक ब्यूरो। ओमिक्रॉन जिस तेजी के साथ दुनिया भर में अपने पांव पसार रहा है, उससे दो बातें हमें पता चलती हैं। पहली ये कि इसके फैलने की रफ्तार पिछले सभी वेरिएंट से कई गुना ज्यादा है, लेकिन राहत की बात यह है कि ओमिक्रॉन में गंभीर बीमार करने की शक्ति बहुत कम है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किए जाने के 3 हफ्ते के अंदर ही ओमिक्रॉन ने कम से कम 94 देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी है। There are some early studies from the UK that have looked at household secondary transmission, looking at higher secondary transmission as compared to Delta, but again, it's still early. ओमिक्रॉन जितनी तेजी से फैल रहा है, उसके बारे में पता लगाने की रफ्तार उतनी तेज नहीं है, लेकिन ये अब पक्का हो चुका है कि ओमिक्रॉन संक्रमण फैलने में तो तेज है, लेकिन गंभीर बीमारी बनाने में डेल्टा से बहुत स्लो है। The Omicron variant is a change in its genetic sequence that has changed the shape and changed the ability of that spike protein to attach to human cells and enter the human cell, and that's probably what's giving it its transmission advantage. ओमिक्रॉन वेरिएंट को अब तक का सबसे पावरफुल वेरिएंट कहने की एक बड़ी वजह यह है कि यह बेहद तेज रफ्तार से फैलता है। यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग के एक शोध से पता चला है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट अपने पिछले डेल्टा वेरिएंट से 70 गुना तेजी से फैलता है। हालांकि स्टडी में कहा गया है कि डेल्टा के मुकाबले ओमिक्रॉन कम खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये वेरिएंट फेफड़ों पर डेल्टा के मुकाबले कम असर डालता है। स्टडी से साफ है कि भले ही ओमिक्रॉन के इतने गंभीर लक्षण नहीं होते कि अस्पताल जाने की नौबत आए, लेकिन चिंता की सबसे बड़ी बात यह है कि ये वेरिएंट नेचुरल इम्यूनिटी और वैक्सीन से बनी एंटीबॉडीज को भी मात दे रहा है। Omicron can get into the inside of a lung cell, will be much more faster and will evade even the vaccine. ओमिक्रॉन वेरिएंट में वो सभी चीजें हैं जो कोरोना की नई लहर को जन्म देने की ताकत रखती हैं। ब्रिटेन, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में ओमिक्रॉन ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। भारत में भी ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ने लगा है, जो आने वाले दिनों में बड़ा चैलेंज साबित होगा। ओमिक्रॉन एक ऐसा वेरिएंट है जो कि फिक्र दिलाता है। हम देख रहे हैं बाहर के देशों में इसका प्रभाव, और हमें इस वेरिएंट को फेस करने के लिए तैयारी करनी चाहिए। जो ये कर सकता है वो इमर्ज हो रहा है, समझ भी आ रही है, लेकिन जो भी हो, हमें किसी भी चुनौती, पेंडेमिक की जर्नी में जो भी मोड़ आएगा, उस चुनौती को समझने के लिए, फेस करने के लिए हमें तैयार रहना है। ओमिक्रॉन के खिलाफ भारत की नीति फिलहाल वेट एंड वॉच वाली है। दुनिया के 35 से ज्यादा देशों में भले ही बूस्टर डोज को ओमिक्रॉन की काट माना जा रहा हो, लेकिन भारत अभी भी बूस्टर डोज के बारे में सिर्फ सोच ही रहा है। मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए लागत घटाने का फॉर्मूला दिया। इसके लिए उन्होंने किसानों को पारंपरिक कृषि के माध्यमों को अपनाने पर जोर दिया, जिसमें फर्टिलाइजर, कीटनाशक का बेहद कम इस्तेमाल होता है। इससे फसल की क्वालिटी, पैदावार दोनों बढ़ती है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने उन्हें प्राकृतिक खेती का मंत्र दिया है। कृषि और फूड प्रोसेसिंग पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के दौरान उन्होंने किसानों को प्राकृतिक खेती को अपनाने का सुझाव दिया। पीएम ने कहा कि बीज से लेकर मिट्टी तक सबका इलाज प्राकृतिक तरीके से किया जा सकता है। प्राकृतिक खेती में खाद, कीटनाशक पर भी खर्च नहीं करना पड़ता। इसमें सिंचाई की कम जरूरत है और ये बाढ़, सूखे से निपटने में भी सक्षम है। पीएम मोदी ने कहा है कि चाहे कम सिंचाई वाली जमीन हो या फिर ज्यादा पानी वाली भूमि, प्राकृतिक खेती से किसान साल में कई फसलें ले सकता है। यही नहीं, गेहूं, धान, दाल की खेती से भी जो कचरा खेत से निकलता है या जो पराली निकलती है, इसमें उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कम लागत में ज्यादा मुनाफा देने का फॉर्मूला है। पीएम मोदी के मुताबिक नेचुरल फार्मिंग से देश के 80% से ज्यादा किसानों को फायदा होगा। ये वो किसान हैं जिनका काफी खर्च केमिकल और फर्टिलाइजर्स पर होता है। अगर ये किसान प्राकृतिक खेती की तरफ मुड़ेंगे तो उनकी आर्थिक स्थिति और फसल दोनों बेहतर होगी। इसके साथ ही खेती के अलावा पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन और सोलर एनर्जी, बायोफ्यूल जैसे इनकम के कई वैकल्पिक साधनों से किसानों को लगातार जोड़कर सरकार उनकी आमदनी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। गांवों में स्टोरेज, कोल्ड चेन और फूड प्रोसेसिंग को मजबूत करने के लिए भी सरकार ने लाखों करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। अभी गवर्नमेंट काफी स्कीम्स लेके आ रही है बीकीपिंग के ऊपर, पर वो स्कीम फार्मर तक पहुंच नहीं पा रही है। उससे बीकीपिंग उस लेवल पे डेवलप नहीं हो पा रही है जिस लेवल के ऊपर डेवलप होना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो फार्मर या जो पुराने फार्मर हैं जिन्होंने बीकीपिंग को कई साल दिए हैं और बीकीपिंग के अंदर काफी काम किया हुआ है, उन फार्मरों को अपने पैनल में बिठाए और तब बैठ के स्कीम्स डेवलपमेंट स्कीम्स लेके आए। जिस तरह से इंडिया ने एक ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ल्ड को दिया, उसी तरह से एक ऑर्गेनिक रिवोल्यूशन के तौर पे भी हिंदुस्तान निखर कर आ सकता है, भारत निखर कर आ सकता है। और वहीं साथ ही साथ जितने भी ब्रांड्स हैं उनको एक प्रॉफिटेबिलिटी और कुशन मार्जिन मिलता है, क्योंकि जो फर्टिलाइजर्स ना इस्तेमाल होने की वजह से किसानों की जो आय थी वो बढ़ती है और वहीं उनके जो प्रॉफिटेबिलिटी जो वो दे सकते हैं आगे फर्दर मार्केट को, वो हमारे को अचीव होती है। इसके साथ ही सरकार किसानों को तकनीक अपनाने के लिए भी जोर दे रही है। दावा किया जा रहा है कि करीब 8 करोड़ किसान टेक्नोलॉजी के माध्यम से सरकार के साथ जुड़े हुए हैं। आज तक ब्यूरो। क्या वसीम रिजवी के हिंदू धर्म अपनाने के बाद उत्तर प्रदेश के 34 मुस्लिम परिवारों ने भी धर्मांतरण कर लिया? सोशल मीडिया पर एक तस्वीर के द्वारा कुछ ऐसा ही दावा किया जा रहा है। तस्वीर में मुस्लिम वेशभूषा वाले कई लोगों के बीच भगवा वस्त्रों में एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है। हमने पाया कि सोशल मीडिया पर वायरल फोटो के साथ किया जा रहा है ये दावा गलत है, भ्रामक है। क्या वसीम रिजवी के हिंदू धर्म अपनाने के बाद यूपी के 34 मुस्लिम परिवारों ने भी धर्मांतरण कर लिया है? सोशल मीडिया पर एक तस्वीर के जरिए कुछ ऐसा ही दावा किया जा रहा है। दरअसल यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने हाल ही में इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया था। उन्होंने अपना नया नाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी रख लिया है। इस खबर के चर्चा में आने के बाद से ही एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। फोटो में मुस्लिम वेशभूषा वाले कई लोगों के बीच भगवा वस्त्रों में एक व्यक्ति नजर आ रहा है। इस फोटो को शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि वसीम रिजवी की सनातन धर्म में वापसी के बाद मुसलमानों के दिल से डर खत्म हो रहा है और हाल ही में यूपी के 34 मुस्लिम परिवारों ने हिंदू धर्म में वापसी की। फेसबुक पर यह दावा काफी वायरल है। इंडिया टुडे ने अपनी जांच में पाया कि ये पोस्ट भ्रामक है। ये साल 2016 की फोटो है जब यूपी के मथुरा में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मिलकर उरी आतंकी हमलों के विरोध में नारे लगाए थे। रिवर्स सर्च करने पर हमें ये फोटो अमर उजाला की 24 सितंबर 2016 की एक रिपोर्ट में मिली। ये बात यही साफ हो जाती है कि ये तस्वीर काफी पुरानी है।
रिपोर्ट के मुताबिक ये फोटो मथुरा दरवाजा स्थित शाही जामा मस्जिद की है, जहां जम्मू कश्मीर के उरी आतंकी हमलों के विरोध में प्रदर्शन हुआ था। इस प्रदर्शन में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय के लोग शामिल हुए थे। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ये पहल शाही जामा मस्जिद के इमाम मोहम्मद उमर कादरी और महामंडलेश्वर नवलगिरी की थी। हमें इस तस्वीर से संबंधित एक वीडियो भी मिला जिसमें आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। इस बारे में पुख्ता जानकारी पाने के लिए हमने महामंडलेश्वर नवलगिरी से संपर्क किया। उन्होंने हमें बताया कि वायरल फोटो में भगवा कपड़ों में दिख रहे शख्स वही हैं और ये घटना 2016 की है। धर्मांतरण से इस तस्वीर का कुछ लेना देना नहीं है। पड़ताल से ये बात साफ हो जाती है कि 5 साल पुरानी फोटो को 34 मुस्लिम परिवारों की सनातन धर्म में वापसी के गलत दावे के साथ शेयर किया जा रहा है।